आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब घोटाले मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अनवर डेबर, अरविंद और एपी त्रिपाठी कोर्ट में आज पेश होंगे। एसीबी और ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेशी करेगी। तो गोपालगंज से त्रिपाठी को किया गया था गिरफ्तार। आपको बता दें कि अनवर डेबर की दूसरी रिमांड आज खत्म होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज एसीबी और ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेशी करेगी, जिसमें अनवर डेबर, अरविंद और एपी त्रिपाठी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। तो कल जांच एजेंसियों द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया था और एपी त्रिपाठी को बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार किया गया था और अब कोर्ट में आज सुनवाई है। तो गोपालगंज से एपी त्रिपाठी को रायपुर ले आया गया है, जिसके बाद से आज कोर्ट में उनकी पेशी होनी है और इसी के साथ अनवर डेबर, अरविंद और एपी त्रिपाठी तीनों की आज कोर्ट में पेशी होगी। तो शराब घोटाले मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें देखना यह है कि कोर्ट क्या कुछ अहम फैसले लेती है, क्या बड़े फैसले आज कोर्ट लेती है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कितनी देर में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है रोहित? बिल्कुल, देखिए राधा, जो पूर्ववर्ती समय दिया गया था वो तकरीबन 1 बजे था, लेकिन अभी समय में बदलाव किया गया है और लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में ये तीनों लोगों की पेशी जो है वो की जा सकती है। CSMCL के जो पूर्व MD हैं एपी त्रिपाठी, उनकी भी जो सुनवाई है वो की जाएगी, क्योंकि उनको परसों देर शाम जो है वो गोपालगंज बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद कल देर शाम जो टीम है वो राजधानी रायपुर पहुँच चुकी है और नियम यह है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसे में आज शाम 5 बजे से पहले उनको कोर्ट में पेश किया जाना है, जिसके लिए टीम थोड़ी देर पे यहाँ पर पहुँच सकती है। और इसके अलावा अनवर डेबर और इसके सहित जो कई और लोग हैं उनकी भी जो सुनवाई है वो होने वाली है, उन लोग भी यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके अलावा बात कर रहे थे अरविंद सिंह जो है उनकी भी यहाँ पे सुनवाई होने वाली है, उनकी दूसरी रिमांड आज से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से एसीबी और ईओडब्ल्यू एक बार फिर से रिमांड मांग सकती है अनवर के साथ में। जो आपने खुद बताया कि अनवर डेबर की आज रिमांड खत्म हो रही है, तो क्या पुलिस एक बार फिर से उनकी रिमांड की मांग करेगी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये रिमांड की मांग करने जो है वो बढ़ने वाली है और इसकी मांग जो है वो कोर्ट से की जाएगी, क्योंकि देखिए अभी तक जो अरविंद है और अनवर डेबर है वो दोनों लोग जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है वो कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे। तो ऐसे में एपी त्रिपाठी की लगातार खोज की जा रही थी, क्योंकि खोज जो है वो कामयाब रही है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तीनों लोगों को टेबल पर बैठा के 1-to-1 चर्चा भी की जा सकती है और तीनों लोगों से बाकायदा जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम है 1-to-1 चर्चा कर सकती है, जिसके बाद कई राज खुल सकते हैं, जिसके लिए जो है वो आज रिमांड को आगे बढ़ाने की मांग जो है वो की जाएगी। थोड़ी देर में ही जो तमाम तीनों लोग हैं वो कोर्ट पर पेश होने वाले। राधा, बिल्कुल रोहित, पप्पू बंसल फरार हैं, विजय भाटिया फरार हैं। कल ही उनके घर पर, पप्पू बंसल के घर पर नोटिस लगाया गया है, तो उनको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है रोहित? बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग जो 5 से 6 लोग हैं, अनवर डेबर है, अरविंद है, एपी त्रिपाठी है, पप्पू बंसल है, भाटिया हैं, ये तमाम लोग किंग पिंग माने जाते हैं। यानी कि जो सत्ता से बाहर रह के जो अनवर डेबर है वो इस पूरे जो कामकाज है, शराब घोटाला है, उसको संचालित कर रहे थे। सत्ता के अंदर सरकारी तंत्र पर एपी त्रिपाठी सहयोग कर रहे थे। दुर्ग भिलाई रेंज पे जो पप्पू भाटिया है, इसके अलावा कई और लोग हैं, वो लोग कर रहे थे। अरविंद सिंह को भी किंग पिंग माना जाता है, तो ये भी लगातार जो है इस पर संलिप्त थे। तो तमाम लोग जो है वो मुख्य आरोपी थे, जिस पर 3 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लोगों की जो है 2 और लोगों की, पप्पू भाटिया सहित जो तमाम लोग हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है और जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद पूरे शराब घोटाला किस प्रकार से संचालित होता था, कैसे और जो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का नेटवर्क तैयार किया गया था, सरकारी तंत्र पे अधिकारी कर्मचारी और कौन कौन शामिल थे। इसके अलावा कई और जो सरकारी अधिकारी है वो भी अभी एसीबी और ईओडब्ल्यू की रडार पे है, उनके घर पे भी लगातार छापा जो है वो मारा जा सकता है। कल 21 जगहों पर इसी से जुड़े हुए तमाम लोगों के यहाँ छापामार कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कह सकते हैं कि शराब घोटाले मामले पे लगातार कार्रवाई जो है वो तेज हो चुकी है। थोड़ी देर बाद आज कोर्ट में पेशी है और एपी त्रिपाठी, जिनको मास्टरमाइंड माना जाता है, जब गोपालगंज से उनको रायपुर लाया गया तो क्या कुछ प्रोटोकॉल पुलिस ने फॉलो किया, क्या कुछ उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए कि एपी त्रिपाठी को सही से यहाँ रायपुर लाया जा सके? रोहित,
बिल्कुल, देखिए लगातार तफ्तीश की जा रही थी। जो लोकल लेवल पे है वो लगातार पुलिस जो है पकड़ कर रही थी। इसके अलावा जो तमाम तरीके से है नेटवर्क कैचिंग जो है वो की जा रही थी। इसके अलावा जो मोबाइल है उसके माध्यम से जो लोकेशन ट्रेसिंग का काम है वो किया जा रहा था, जिसके बाद से पुलिस को ये जानकारी लगी थी। तो एक टीम जो है वो रवाना हुई थी। बिहार के गोपालगंज पे जो है वो लोकेशन मिला था, उसी के आधार पर जो टीम है वहाँ पहुँची थी, क्योंकि AP त्रिपाठी मास्टरमाइंड थे और CSMCL जो कि सरकारी तंत्र है उस पर MD की पद पर थे। बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। MD जैसे बड़े स्तर पे जो है वो काम कर रहे थे और वहाँ से ये पूरे नेटवर्क को जो है वो सहयोग कर रहे थे। तो ऐसे में वो एक बड़े जो पहलू हैं शराब घोटाले के वो माने जा रहे हैं, जिसके बाद उनको कल लेकर आया गया है बाकायदा गोपालगंज तमाम पुलिस। जानकारियों के लिए रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज बीजापुर दौरे पर हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मिशन 370 के लिए चुनावी हुंकार भरेंगे। तो विजय शंखनाथ रैली में शामिल होंगे। एक बड़ी खबर सामने आई कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर दौरे पर और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजापुर नक्सल प्रभावित इलाका है, ऐसे में विष्णुदेव साय का वहां पर पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी के मिशन 370 के लिए चुनावी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे विष्णुदेव साय। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई बार बस्तर का भी दौरा कर चुके हैं और अब बीजापुर पहुंच रहे हैं, जहां पर शंखनाद रैली में शामिल होंगे और विजय शंखनाद रैली में शामिल होते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी योगेश से। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं बीजापुर, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? राधा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि बीजापुर जो है नक्सल प्रभावित जिलों में शुमार है और इस मद्देनजर आपने एक सवाल पूछा है कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है और रैली से संबंधित चीजें हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चुनाव आयोग और सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जिले के चप्पे चप्पे पर, जिले के जंगलों के चप्पे चप्पे पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सिर्फ जमीनी तौर पर ही नहीं, आसमान से भी नजर रखी जा रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम के मद्देनजर ये सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 3 जिलों की तरफ से, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, 3 जिलों की तरफ से बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से ये दौरा है और नक्सल प्रभावित जिले का अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पर इससे पहले बीजेपी के 2 बड़े सक्रिय कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हत्या हुई है और उस हत्या के बाद से लगातार सुरक्षा बलों ने भी जो है ऑपरेशन चलाकर कई नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल करी है। खुद माओवादी इस बात को प्रेस नोट तो योगेश, आपको क्या लगता है कि नक्सलियों ने कई बीजेपी नेताओं को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है, तो क्या ये जो सभाएं होती हैं, जिस जनसभा में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं या बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचते हैं, तो उसमें भी नक्सली अटैक करने की क्या प्लानिंग करते हैं? क्या पहले से इसकी तैयारियां चलती हैं उनकी? जी देखिएगा कि ये उनके लिए नामुमकिन सा माहौल हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे समय, विशेषकर जब मुख्यमंत्री जैसे पद पर कोई काबिज व्यक्ति हैं, वो जब किसी जनसभा में आ रहे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं, तब इस तरह की बहुत चुनौती भरा काम है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष है। वो ये कि यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन बस्तर में सक्रियता के रूप में अगर आप देखते हैं तो 3 राजनीतिक दल हो जाते हैं। वो दल हैं, एक तरफ भाजपा, कांग्रेस और CPI। तो यहाँ जो है आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक कार्यक्रम रखा गया भोपालपट्टनम में, CPI का एक कार्यक्रम रखा गया बीजापुर में। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सक्रियता जो देखने को मिल रही है। यहाँ पर इतने दिनों तक तो बहुत शांत रहा माहौल। यहाँ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो है, जो लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान है लोकसभा के लिए, और उसके बीच में जो है बीजापुर में जो माहौल बना हुआ था। वो आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, बीजेपी का मिशन 370, जब अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जगदलपुर पहुंचे, वहां पर आदिवासियों का पूरा सपोर्ट देखने को मिला, तो क्या बीजापुर के जो आदिवासी हैं उनका भी यही रिएक्शन है बीजेपी को लेकर? जी हाँ, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर बस्तर में जो है 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं, एक है भाजपा, कांग्रेस और तीसरी है CPI। तो यहाँ पर जो है कि आज तीनों के कार्यक्रम हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय का, और वो जो है यहाँ पर महेश कश्यप के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर विजय शंखनाद रैली भी है
और उस रैली में उनके शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बस्तर के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं बस्तर में जो सक्रिय हैं, उन्होंने बेशक अपनी तैयारियां पूरी रखी हों। और जी। कहीं ना कहीं जैसे बीजापुर में ये कार्यक्रम जरूर रखा गया, लेकिन बीजापुर के जिस गांव में ये कार्यक्रम रखा गया उस गांव का नाम निलसनार है और वो दंतेवाड़ा को टच करता हुआ गांव है, यानी कि बीजापुर का युकेश, सीमावर्ती। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एक के बाद एक देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री खुद हो विष्णुदेव साय या फिर प्रधानमंत्री मोदी, बस्तर के दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बस्तर में जो हार मिली है उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है? युकेश जी, कहीं ना कहीं इसे इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजापुर की सीट बीजेपी ने गंवा दी थी। काफी मेहनत करने के बाद भी, काफी मशक्कतें करने के बाद भी कहीं ना कहीं यहाँ का जो जनाधार है वो बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में उस योग्य नहीं दिखाई दिया और बहुत कम मतांतर से जो है कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त हासिल करके जीत ठीक हासिल है। करी। युकेश, तमाम जानकारियों के लिए युकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस में लेटर बम फूटने से सियासत गर्मा गई है। तो राकेश सिंह बैस ने भूपेश बघेल पर प्रताड़ना का आरोप लगा दिया है। तो सत्ता में रहते हुए कार्यकर्ता को जेल भेजने का आरोप लगाया, तो वहीं खड़गे को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रायपुर में एक बार फिर कांग्रेस में लेटर बम फूटने से सियासत गर्मा गई है। तो राकेश सिंह बैस ने भूपेश बघेल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि राकेश सिंह बैस ने भूपेश बघेल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और एक के बाद एक देख रहे हैं कि भूपेश बघेल को ही लेकर कई बड़े नेताओं ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तो सत्ता में रहते हुए कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का भी आरोप लगाया है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी खोमन साहू से। खोमन, भूपेश बघेल के ऊपर इतना बड़ा आरोप, चुनाव पे क्या कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए राधा, कांग्रेस के नेता कांग्रेस को हराकर ही लोकसभा में दम लेने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लग रहा है, चाहे मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर जो राकेश सिंह बैस ने आरोप लगाया है कि जो चुनाव के वक्त जो सत्ता में रहते हुए जो है कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना करके जेल भेजने का आरोप गंभीर रूप से लगाया। इसके अलावा जो विकास उपाध्याय हैं, रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी, ऐसे में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हैं तो इसका फर्क निश्चित तौर पर देखने को मिलता है राधा। और जिस तरीके से लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर आरोप लग रहा है, इसके पहले भी आपने देखा था कि पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया, उन्होंने पत्र लिखा था कि भूपेश बघेल को जो टिकट नहीं दिया जाए क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते तमाम कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया है, अनदेखा किया। तो इस तरीके की नाराजगी कई बार देखने को मिली। तो इसका कहीं ना कहीं असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आम जनता बहुत भली भांति समझती कि किस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि सत्ता में रहते इस तरीके के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं, तो आम जनता भी इसको समझने में कहीं ना कहीं समझती चीजों को लेकर। अब जिस तरीके से खोमन, राम कुमार शुक्ला ने भी भूपेश बघेल के ऊपर बड़े सवाल उठाए थे, उनके लिए चिट्ठी लिख दी थी। तो भूपेश बघेल के ऊपर बड़ी तलवार हम देख रहे हैं कि लटकी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो बड़े नेता हैं, क्योंकि अगर हम देखें गौरव वल्लभ को देखें, उन्होंने भी सवाल उठाया था, वो भाजपा में चले गए हैं। तो क्या भूपेश बघेल की उम्मीदवारी पर सवाल उठे, अप्रताड़ना का आरोप, तो भूपेश बघेल को लेकर कांग्रेस के अंदर भी एक सियासी तूफान मचता हुआ दिख रहा है? खोमन, देखिए निश्चित तौर पर राधा, जिस तरीके से आरोप लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं, जो पूर्व में महामंत्री रहे अरुण सिसोदिया, उन्होंने केंद्रीय जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको पत्र लिखा। अभी बात की जाए तो राकेश सिंह बैस है, मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखा। इसके पहले भी कई ऐसे कांग्रेस के ही नेता है, उन्होंने पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा जितने भी कांग्रेस के अलग अलग तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी हैं राधा, चाहे मैं कवासी लखमा की बात करूं, चाहे विकास उपाध्याय की बात करें। लेकिन बात ये छत्तीसगढ़ की, ठीक है, बात अगर हम छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं तो भूपेश बघेल को लेकर सवाल है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जयराम रमेश को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वो भी जो है प्रताड़ित करते हैं कांग्रेस के नेताओं को। तो क्या ले दे के ये समझा जाए कि कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो है अपने
पद का बहुत ही फायदा उठा रहा है, जो नीचे कार्यकर्ता है या फिर जो उनसे छोटे नेता हैं उनके ऊपर हमलावर है कांग्रेस? कोमल, देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो पूर्व में महामंत्री रहे हैं शुक्ला, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उन्होंने जब विस्तार न्यूज़ से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि पार्टी की नाराजगी को सुनने वाला कोई कांग्रेस में नेता नहीं है। उसके बाद उनके बयान के बाद ठीक कांग्रेस पार्टी ने राधा जो है संपर्क समिति का गठन किया। अब संपर्क समिति अलग अलग विधानसभाओं में जाएगी तो इससे समझा जा सकता है जो संगठन संभालता रहा हो, जो प्रदेश का महामंत्री रहा हो, वो व्यक्ति कह रहा है कि कांग्रेस में कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात सुने, उनकी नाराजगी जाने। तो इससे ही समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर कितना अंतरकलह है और आने वाले दिनों में भी यही कारण है कि जहां जहां बीजेपी की बड़ी सभा हो रही है वहां बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही लगने लग गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल को दंतेवाड़ा आएंगे रक्षा मंत्री और गिदम में, जावंगा में संकल्प शंखनाद महारैली में शामिल होंगे। तो पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार करने वाले हैं और राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। तो राजनाथ सिंह एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। कल वो सहारनपुर पहुंचे थे और अब दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। तो कल उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, सहारनपुर पहुंचे, वहां की जनसभा को संबोधित किया और अब 13 अप्रैल को दंतेवाड़ा पहुंचकर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महारैली में शामिल होंगे और पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं रायपुर की। रायपुर में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में कांग्रेस जुट चुकी है और पदाधिकारियों को लोकसभा के लिए दी गई जिम्मेदारियां प्रदेश स्तरीय संवाद और संपर्क समिति का भी गठन किया गया है। तो 11 लोकसभा के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए और कांग्रेस ने नाराज कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अब अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी हुई है क्योंकि रायपुर में कांग्रेस ने बहुत कुछ नुकसान झेला है और एक के बाद एक देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के कई नेता हैं, बड़े नेता हों या फिर कार्यकर्ता हों, दोनों ही स्तर पर, दोनों ही जगह से बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है और अब कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी है। तो अब बात कर लेते हैं मौसम की। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बारिश होने से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरीके का प्रदेश में मौसम रहने वाला है और फसलों को नुकसान और बेमौसम बारिश के साथ ही अन्य मुद्दों पर डिप्टी सीएम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता खोमन साहू ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आप किसान के बेटे हैं और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही, बेमौसम बारिश, किसान चिंता आपकी तरफ देख रहे हैं सब किसान। ये सही है कि बारिश के कारण किसानों को खूब नुकसान हुआ है। हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और निश्चित रूप से किसानों को राहत के लिए हमारी सरकार विचार कर रही है और निश्चित रूप से हम किसानों के हित पे निर्णय करेंगे। किसानों को मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है सरकार। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा आई है और प्राकृतिक आपदा में किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों को इस नुकसान से राहत मिले, इसके लिए हमारी सरकार गंभीर है। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो अरुण साहू का बड़ा बयान कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। इसके लिए क्या कुछ आदेश दिए हैं उन्होंने, अब क्या होगा, किसानों को किस तरीके से हेल्प मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए बात करते हैं सरगुजा की। सरगुजा संभाग के कई गांवों में आज भी लोग नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। पंडो जनजाति लोगों को सुबह शाम कड़ी मेहनत के बाद भी
पीने के पानी के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते 10 साल से पहाड़ से नीचे सड़क किनारे निवासरत 25 पंडो परिवार को बिजली, स्वास्थ्य, स्कूल के लिए जूझ रहे हैं। तो ग्रामीणों ने बताया कि राशन लेने 20 किलोमीटर पहाड़ी रास्ते से पैदल चलकर जाना पड़ता है, तो वे पहाड़ के नीचे आकर 2013 में सड़क किनारे बस गए हैं और अब यहीं पर खेती बाड़ी में लगे हैं। अब यहां से राशन दुकान की दूरी आपको बता दें कि 4 किलोमीटर है। तो मूल सुविधा को लेकर इसकी शिकायत अफसरों से की गई है, लेकिन जांच के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। पंडो जनजाति के इन इलाकों का मांग है कि उनके नवीन बस्ती में एक हैंडपंप खनन करा दिया जाए, साथ ही बिजली भी पहुंचाई जाए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने जारी किया उपस्थित होने का नोटिस, तो आज सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद उनको पेश होना है। तो विधानसभा चुनाव 2023 में गंधवानी सीट के निर्वाचन के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सरदार सिंह मेढ़ा ने लगाई थी याचिका, जिस पर उमंग सिंघार, धूम सिंह बंडलोई और सुमनबाई अनारे को कोर्ट में उपस्थित होने का नोटिस जारी हुआ है। तो कोर्ट में जमा गंधवानी क्षेत्र की ईवीएम रिलीज करने के भी आदेश जारी हुए हैं। तो शासन ने लोकसभा चुनाव में ईवीएम की कमी होने का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी। तो शासन की याचिका पर हाई कोर्ट में जारी किए गए ईवीएम रिलीज करने के आदेश। तो रायगढ़ में सरकारी नौकरी लगने के नाम पर युवतियों से ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को रायपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी महिला शोभना दास ने रायपुर एम्स में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करीब 5 लाख रुपए 5 युवती से ठगी किए थे, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी महिला को जेल भी भेज दिया है। आरोपी महिला रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर अमली डीह की रहने वाली है। तो वहीं रायगढ़ निवासी बीना पटेल ने केस दर्ज कराया था, जिस पर चक्रधार नगर पुलिस ने गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया और ठगी करने वाली महिला का बैंक अकाउंट भी होल्ड कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी आरोपी महिला के खिलाफ खमतराई थाने में अपराध दर्ज है। बीना पटेल थाना चक्रधर नगर में लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत की कि वो बीएससी नर्सिंग की हुई है और शासकीय सेवा में जाना चाहती है और इसी बात पर वो उस फील्ड से जुड़े हुए जॉब की तलाश कर रही है। इसके कुछ दिन में इसका संपर्क जो है शोभना दास जो रहने वाले रायपुर के है उससे हुआ और उसने बोला कि मैं तुम्हें एम्स में स्टाफ नर्सिंग में नौकरी दिला सकती हूँ, जिसके एवज में तुमको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। वो उसकी बातों में आ गई और 1.5 लाख बाद में वो 25,000 रुपये उसे दे दी। की रिपोर्ट पर थाना चक्रधर नगर में धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत थाना चक्रधर नगर टीम के द्वारा आरोपी के पता तलाश हेतु टीम रायपुर रवाना किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा में 10वीं और 12वीं परीक्षा में छात्रों को पास कराने के लिए एग्जाम्स में अभिभावकों को फर्जी कॉल आ रहे हैं। जांजगीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके छात्रों और अभिभावकों को फर्जी कॉल्स के झांसे में नहीं आने की बात कही है। आवेदन के दौरान अभिभावकों के मोबाइल नंबर दिए गए थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे इस गिरोह के पास लोगों के नंबर पहुंचे। कुछ लोगों के माध्यम से पता चला है कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा ऐसे परीक्षार्थी जो अभी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे उनके वो अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं कि अगर उनका पेपर बिगड़ गया है तो वो कतिपय माध्यम से उनके पेपर को सुधार कराकर उनको पास करा देंगे। ये सारे कॉल ठगी के लिए किए जाते हैं, तथा मैं लोगों को से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी कॉल के झांसे में ना आए तथा यदि कोई कॉल आता है तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना में संपर्क करें। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां पर गुड़ियारी अग्निकांड में पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई है। तो पुलिस ने कर्मचारियों को पूछताछ के लिए जो नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि यार्ड मैनेजर और गार्ड से पूछताछ हुई है, तो लापरवाही की जानकारी मिलने पर यह मामला दर्ज किया गया। तो अब इसी बीच आपको बता दें कि बिजली विभाग की अलग से जांच कर रही है पुलिस। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुड़ियारी अग्निकांड में पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है और पुलिस ने कर्मचारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है।
तो लापरवाही की जानकारी मिलने पर यह मामला दर्ज किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप वहीं के देख रहे हैं, ये उस दिन की तस्वीरें हैं जब वहां पर बहुत ही भीषण आग लगी थी, जिसको विस्तार न्यूज ने कवर किया था और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हमने दिखाई थी। तो अब इस मामले पर पुलिस पूछताछ करेगी और वार्ड मैनेजर और गार्ड से भी पूछताछ हुई है। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि गुड़ियारी अग्निकांड में पुलिस की पूछताछ शुरू हो गई है।